चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है उसका तीसरा बीपीएससी के लिए 6 to 12 तक का है। ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें काम तो आता ही है, लेकिन ज़्यादातर बीपीएससी के लिए ये मॉक टेस्ट है, 5 ऑप्शन वाले, जो कि निष्कर्ष के साथ जब पूछता है उसके लिए, तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और इसे फास्ट करने की कोशिश करेंगे। 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, ये आपका तीसरा है। तो चलिए इसमें कोई ज़्यादा जानकारी नहीं देंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए महेश वर्णवाल का ऑब्जेक्टिव चल रहा है, वो जरूर देख लीजिएगा। औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों द्वारा जंगल काटने के क्या कारण थे? बताइएगा। औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों द्वारा जंगल काटने के क्या कारण थे? सत्य कथन का चयन करना है, आपको पढ़ के बताना है। तो देखिए, शाही नौसेना हेतु लकड़ी की आपूर्ति के लिए जो है जंगल काट रहे थे। क्या ये सही है? तो हाँ, एकदम सही है। रेल लाइनों के प्रसार के लिए, तो रेल लाइन के जो आप बीच में अब देखते हैं पटरी के बीच में सीमेंट का, वो पहले लकड़ी का था, तो ये भी सही बात है। व्यावसायिक कृषि बागवानों के प्रसार के लिए भी, तो व्यावसायिक जो कृषि बागान थे उसके प्रसार के लिए भी ये किया गया था, अंग्रेजों द्वारा काटा गया था जंगल, तो ये भी सही है। तो तीनों जो है आपका सही है और ये ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। चलिए दूसरा प्रश्न है, बताइए भारतीय वन सेवा की स्थापना जो है किस वर्ष की गई? अब इस 4 ऑप्शन के जवाब दीजिए। तो देखिए, क्लास 9 का बुक है, चैप्टर नंबर 4 और पेज नंबर 84 देखिएगा, तो इसकी चर्चा की गई है इस क्वेश्चन का, मतलब बारे में बताया गया है। तो बताएंगे, तो 1864 मतलब 1864 याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संबंध में आपको बताना है, तो बताइए, इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला पढ़िए, इसकी स्थापना जो है, स्थापना वर्ष अगर देखा जाए तो 1905 में देहरादून में की गई। क्या ये सही है? बता सकते हैं? तो नहीं, ये गलत है। 1906 में कब किया गया था? 1906 में देहरादून में किया था। यहाँ पे 5 की जगह पे 1906 होना चाहिए। समझ गए? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ जिस पद्धति से शिक्षा दी जाती थी उससे वैज्ञानिक वानिकी कहा गया। क्या यह सही है? तो हाँ, केवल 2 ही जो है ये सही है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे 6 रहता तो सही हो जाता। चौथे प्रश्न की बात करें, वन अधिनियम 1878 मतलब 1878 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है और सत्य कथन का चयन करना है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्लास 9 का चल रहा है, चैप्टर नंबर 4 है, पेज नंबर 84 का क्वेश्चन है ये। तो पहला क्या है, देखते हैं आगे क्या सही है कि नहीं। तो जंगल को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण बताया गया है वन अधिनियम 1878 के हिसाब से। क्या ये सही है? तो हाँ, एकदम सही बताया गया है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया है। गांव वाले केवल सूखी लकड़ी एवं विशेष प्रकार के औषधि ही इन जंगलों से ले जा सकते हैं या ले सकते हैं या ले सकते थे। क्या ये बात सही है? तो नहीं, ये गलत है। ठीक है, जंगलों को आरक्षित वन कहा जाता था, एकदम ये तो आपको इस लाइन में सही है। लेकिन क्या होते थे कि गांव वाले जो जंगल होते थे, औषधि गांव में ऐसा नहीं होता था, ऐसे पौधे नहीं मिलते थे, बहुत कम मिलते थे, तो नहीं ले जा सकते थे। तो दूसरा कोई काम का है नहीं, तो केवल 1 जो है सही है। ठीक है, 5वां प्रश्न, झूम खेती के नाम एवं संबंधित क्षेत्र का सही मिलान करना है। एक तरफ आपको नाम दिया हुआ है, एक तरफ क्षेत्र दिया हुआ है। तो जैसे लादिंग, लादिंग जो है एक झूम खेती का नाम है और वो किस क्षेत्र में होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है डी, दक्षिण पूर्वी एशिया में होता है। ठीक है, तो जिसमें डी है वो सही आंसर है, जो कि आपको सी में दिख रहा होगा, यही आंसर सही होगा। और मिलान कर लेते हैं, मिल्पा, मिल्पा जो है आपको मध्य एशिया में मिलेगा। ठीक है, मिल्पा जो है मध्य एशिया में। चितमेन, आपको चितमेन जो है आपको अफ्रीका में, और चीना श्रीलंका से संबंधित है, ये सही है। ठीक है, इस पर ज्यादा जानकारी बाद में देंगे। ये सब झूम खेती का नाम है और क्षेत्र आपको बता दिया गया। छठा क्वेश्चन है कि यूरोपीय वन रक्षक घुमंत खेती के विरुद्ध क्यों थे?
बताइएगा। यूरोपीय वन रक्षक जो हैं घुमंत खेती के विरुद्ध क्यों थे? ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन आगे देखिए कि घुमंत खेती वाली जमीन जो है इमारती जो लकड़ी है के उत्पादन के लिए प्रतिकूल हो जाती थी। समझ गए? घुमंत घुमंत जो खेती होते थे, ठीक है, ये सही है। दूसरा क्वेश्चन, जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के जलने का खतरा होता था, तो ये भी बात सही कही गई है। लगान वसूली की जो है प्रशासनिक परेशानी से बचने हेतु ये था, तो ये भी सही है। तो सत्य कथन था, तीनों आपका सत्य कथन में आएगा। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा वन व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने के क्या प्रभाव हुए? मतलब सरकारी नियंत्रण में, कंट्रोल में ले लिए, ठीक है, लेने में क्या प्रभाव हुए? तो अब इसके बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो देखिए, पहला पढ़िए कि वन व्यापार की जो है इजारदारी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को सौंप दी गई। क्या ये सही है? तो हाँ, ये सही है। ठीक है, स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं के चराने पर जो है बंदिश लगा दी गई। तो हाँ, ये भी सही है, बंदिश लगा दिया गया था भाई, क्योंकि सरकार के नियंत्रण में आ गया तो सरकार के अकॉर्डिंग हो गया। कुछ घुमंत समुदाय खदानों और बागानों में काम करने को मजबूर हो गए। क्या ये भी बात सही है? तो हाँ, घुमंत जो समुदाय होते थे वो मजबूर हो गए खदानों में काम करने के लिए, बागानों में काम करने के लिए। ठीक है, तो ये तीनों जो है आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। क्लियर हो गए? चलिए, ये भी क्लास 9 का है, चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 89 का। चलिए, एनसीईआरटी बुक सामने रखिए, जिनके पास है उनके लिए बोल रहा हूँ। अब चलिए, 8वां क्वेश्चन है, देवशारी या मान किसे कहा जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट, बताइए, देवशारी या मान जो होते थे किसे कहा जाता था? तो ये जो कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, जनजाति क्षेत्र में लकड़ी के बदले लगान वाला शुल्क को कहा जाता था, मान या देवशारी। क्लियर? बोलिएगा नहीं ना? चलिए, ये भी जो है क्लास 9 रखिएगा, चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 90 से 91, 91। देखिए, 9वां क्वेश्चन है, तो 9वां क्वेश्चन याद रखिएगा। 9वां क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं आप, क्लास 9 चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 94 उतारिएगा, एनसीईआरटी का पेज नंबर 94 देखिएगा। तो इसमें आपकी चर्चा की गई है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं, तो इसे आपको तोड़ के पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ब्लैक डॉग, ब्लैंक डॉग कर दीजिए, क्या कर दिए? ब्लैंक डॉग DN स्टेन कर दीजिए। ठीक है, तो ब्लैंक डॉग DN स्टेन करिएगा, DN स्टेन कर लीजिएगा। व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब ब्लैंक डॉग DN स्टेन व्यवस्था है एक, उसके बारे में बताना है और इसके बारे में सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला पढ़िए, पहला क्या है कि यह व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा बस्तर में प्रारंभ किया गया। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, ये ध्यान रखिएगा। डचों ने किया था, शुरू किया था, ये आप जानते हैं। इसमें गांव वाले की लगान मुक्ति के बदले लकड़ी ढोने के लिए मुफ्त में भैंसे उपलब्ध कराएंगे। ये बात जो है आपका सही है। मतलब क्या होता था कि ये भी एक तरह से भारत की तरह जो है रेल लाइन बिछा रहे थे। डच ने क्या किया? रेल लाइन का निर्माण कर रहे थे, वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू किए थे ये भी। तो लकड़ी उकड़ी ढोना होता था ना, तो जिनसे लगान लेना होता था उनको लगान मुक्त कर दिए, और उनके जितने भी जानवर थे, भैंसे या कोई भी जानवर जो सामान ढो सकते थे, उन जानवर को ये लकड़ी ढोने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। तो दूसरा जो है सही है। तो ध्यान रखना है, बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे 9वां क्वेश्चन का। ज़्यादा जानकारी मैंने बता दिया है चैप्टर नंबर, चले जाइएगा क्लास 9 का बुक का। चलिए 10वां क्वेश्चन है, बताइए 10वां क्वेश्चन है, सरना, देवराकुडू, कान और राई इत्यादि क्या थे? बताइए। तो ये जो थे जनजाति लोगों के लिए पवित्र बगीचा था। क्या क्या? सरना, देवरागुडू, कान और राई, ये सब जो थे जनजातियों के लिए पवित्र बगीचा माना जाता था। चलिए 11वां प्रश्न है, चरवाहा समुदाय तथा उनसे संबंधित तथ्यों से मिलान करें। मतलब उनसे संबंधित तथ्य जो है से मिलान करना है। ये भी क्लास 9 का है, चैप्टर नंबर 5 जाइएगा, पेज नंबर 100 से 101 तक का है, उसमें इसकी चर्चा की गई है। तो चरवाहा समुदाय एक तरफ है, संबंधित तथ्य एक तरफ है, तो बताइए इसमें क्या आंसर होगा? बताइए, मिलान कीजिए, और मिलान जो करिएगा तभी समझ में आएगा। तो बताइए। तो देखिए, गोला समुदाय की बात करें तो गोला समुदाय जो है आपका गाय भैंस पालते थे। गोला जो समुदाय के लोग थे, चरवाहा थे। कुरुमा समुदाय के जो लोग थे, कुरुमा समुदाय के जो लोग थे वो भेड़ बकरियां पालते थे। राइका जो
चरवाहा समुदाय थे वो क्या करते थे, वो जो है राजस्थान से संबंधित थे, राजस्थान क्षेत्र से संबंधित थे। धंगर, धंगर एक चरवाहा समुदाय थे। तो धंगर क्या थे बताइएगा, तो ये जो है महाराष्ट्र से संबंधित थे, मतलब महाराष्ट्र के क्षेत्र से संबंध रखते थे। क्लियर हो गए? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। आप देख रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और थोड़े कम समय में सोच रहा हूँ करने का, क्योंकि ज्यादा ऑब्जेक्टिव के लिए तो मैंने महेश वर्णवाल का चला ही रहा हूँ। प्राचीन काल के भ्रमणकारियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन से कथन जो है सत्य है? बताइए। प्राचीन काल के भ्रमणकारियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। तो बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर का जवाब बताइए, तो आगे पढ़ना पड़ेगा। तो व्यापारी अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते थे। क्या ये सत्य है? तो हाँ, एकदम सही है। व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। ठीक है, व्यापार अवसर के तलाश में, आप भी जानते हैं। पुजारी और तीर्थ यात्री जो ज्ञान और आध्यात्मिक शांति के लिए दूर दूर तक यात्रा करते थे। क्या यह सत्य है? तो हाँ, ये भी सत्य है। तो प्राचीन काल में भ्रमणकारियों के संबंध में बात हो रही है। तो व्यापारी क्या करते थे? व्यापार के अवसर को तलाश करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। और साधु संत जो होते थे, पुजारी जो होते थे, तीर्थयात्री जो होते थे, आध्यात्मिक शांति के लिए जो लोग होते थे, वो दूर दूर यात्रा करते थे। तो ये सही बात है। तो एक जो है सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, 1 और 2 दोनों सही है। देखिए 13वां प्रश्न को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। प्राचीन काल, मतलब एशियंट टाइम की बात हो रही है। प्राचीन काल में विभिन्न यात्रियों के माध्यम से, ठीक है, माध्यम से क्या क्या विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आदान प्रदान नहीं होता था? बताइएगा। प्राचीन काल में तो मूल्य एवं मान्यता, ये आदान प्रदान होते थे कि नहीं होते थे? ये बताइए। हुनर, विचार, आविष्कारक और कीटाणु एवं बीमारियां, क्या ये होते थे? तो देखिए सबसे बड़ी बात है, जो प्राचीन काल में जो यात्री होते थे, यात्री जो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, तो उसके मध्य आदान प्रदान तो होगा ही, बीमारी नहीं होगा कैसे, है ना? मौसम, इधर की मौसम कुछ, उधर की मौसम कुछ, इधर के अगर जो बीमार है वो उधर जाकर फैलाएगा, तो ये तो होता ही था। विचार भी एक दूसरे से बदलते थे, ये भी आप जानते हैं, फैलेगा ही। हुनर अगर है तो हुनर तो बिखरेगा ही। तो ये सब तो था इसलिए इसमें कोई नहीं होगा। ठीक है, मतलब प्रदान होता था, तो इसमें से कौन गलत नहीं है? इनमें से कोई नहीं होगा। क्लियर हो गए? तो ये सब तो आप जान गए कि ये सब होते थे आदान प्रदान। चलिए, इसमें कोई नहीं होगा, यहां नहीं पूछा था इसलिए। 14 प्रश्न, पश्चिम तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद की स्मृति शिला जो गोवा संग्रहालय में सुरक्षित है, ठीक है, सुरक्षित है, किसके महत्व का पता चलता है? किस चीज का महत्व का पता चलता है, ये बताइए। तो याद रखिएगा, समुद्री व्यापार की बात करेगा। क्या करेगा? समुद्री जो है व्यापार का महत्व का पता चलता है। तो उस समय की बात करें, 9वीं शताब्दी की बात करें, तो समुद्र का तो क्वेश्चन ही रहा था, तो वही तो है, सही तो है। चलिए आगे चलिए। 15वां प्रश्न है, सिल्क मार्ग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो सिल्क मार्ग जो होता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कथन जो है सत्य बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं, है ना? तो देखिए, सिल्क मार्ग केवल जमीनी भूभाग से ही गुजरता था? नहीं, ये गलत बात है। जमीनी से नहीं, दोनों से, पानी से भी, जल से भी और भूमि से भी। तो केवल जमीनी भूमि भाग ये नहीं कर सकते, ठीक है, तो गलत हो गया। यह मार्ग केवल चीन को एशिया के भूभाग से जोड़ता था? नहीं, ये भी गलत है। यह मार्ग लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था। तो हाँ, सिल्क मार्ग वाला जो था वो 15वीं शताब्दी के तक अस्तित्व में रहा था, तो ये सही था। सोना चांदी जैसे कीमती धातु जो है इस मार्ग से एशिया से जो है यूरोप की ओर पहुंचाई जाती थी। क्या ये सही है? नहीं, तो ये भी गलत है। तो केवल जो है 3 जो है आपका सही है और सही नहीं है। समझ गए? ये बात जान लीजिए। तो एक जान लीजिए, 15वीं शताब्दी था, ये तो सही जानते थे आप। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो मार्ग था, सिल्क मार्ग, पश्चिम की ओर भेजे जाने वाला चीनी रेशम, ठीक है, जिसे सिल्क कहते हैं, का काफी महत्व था। समझ गए? तो पश्चिम की ओर अगर बोलता तो सही होता। समझ गए? तो ये आपका हो गया। और कुछ जानना है तो बाद में जानेंगे। और प्रश्न है कि चीन की एक गुफा पेंटिंग में सिल्क मार्ग को दर्शाया गया है। उस गुफा का क्रमांक बताइए कितना है? उस गुफा का क्रमांक बताना है। तो गुफा का क्रमांक है 217, याद रखना है, ठीक है। और चीन की एक गुफा पेंटिंग है जो सिल्क मार्ग को दर्शाया गया है, ये आप जानते हैं। और ये 8वीं शताब्दी के लमसम माना गया है, लगभग 8वीं शताब्दी।
ठीक है, 8वीं शताब्दी, ये जान लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, 17वां प्रश्न की बात करते हैं। मार्को पोलो की किताब का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। द बुक ऑफ मार्वल्स। तो बुक ऑफ मार्वल्स कहाँ है? ऑप्शन नंबर जो है आपका सही है, बुक ऑफ मार्वल्स। बुक ऑफ जो है आपका मार्को पोलो ने लिखा था। कब लिखा था? तो ये 15वीं सदी के लगभग माना गया है। ठीक है, 15वीं सदी के लगभग। चलिए 18वां प्रश्न है, अस्पैघेती क्या है? बताइए तो। अस्पैघेती भी बोलते हैं, ठीक है, अस्पैघेती भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है ये? बताइए 18वां प्रश्न का। तो एक प्रकार का खाद्य सामग्री है ये। चलिए आगे चलते हैं। 19वां प्रश्न की बात करें तो निम्न कथनों पर विचार करना है। निम्न कथन पर विचार कीजिए, इसमें सत्य कथन बताना है। तो बताइए, आलू, सोया, मूंगफली का उद्भव भारत में हुआ था। क्या ये सत्य बात है? बताइए। तो नहीं, ऐसा नहीं कुछ है। ठीक है, आगे चलिए। ये खाद्य पदार्थ यूरोप एवं एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। ये सत्य बात है, केवल 2 ही जो है सही है। तो आपका जो है सत्य पूछ रहा था, तो बी आपका सही होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और भी ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कि लगभग 500 वर्ष पहले जो है हमारे पूर्वज, ठीक है, के पास नहीं थे। ठीक है, तो भारत के संदर्भ में ये नहीं माना जाता है, तो इसलिए गलत हो जाते हैं। तो भारत के संदर्भ में छोड़कर कहीं और से भी पता चला हो तो ये क्लियर नहीं है। क्लियर हो गए। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, ये बात तो सही था। इसमें क्वेश्चन क्या है देखिएगा, 16वीं सदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो 16वीं सदी के बारे में बात हो रही है और इसमें उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है असत्य है ये बताना है। तो 16वीं सदी से ही संबंधित होना चाहिए, ये जान लीजिए। ठीक है, मतलब 1500 के लमसम में। चलिए 16वीं सदी, ठीक है, बढ़िया से सुना देता हूँ, बढ़िया से बता देता हूँ यहाँ पे ये क्वेश्चन जो आप 16वीं सदी के बारे में जान रहे हैं। देखिए, 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश, ठीक है, स्पेनिश सेनाओं ने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। क्या ये सही है? तो हाँ, ये सही है। पुर्तगाली और स्पेन के सेना जो था वो अमेरिकाओं को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था, और ये सत्य है। और यहाँ सत्य है, यही तो गलत है, क्योंकि यहाँ असत्य बताना है। आगे चलिए। यूरोपीय सेनाओं ने पुर्तगाली एवं स्पेनिश, मतलब यूरोपीय सेना कौन है? पुर्तगाली और स्पेनिश दोनों थे, ने अपनी सैन्य ताकत के बल पर अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों को जीता था। यही तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। स्पेनिश के पास तो सैनिक खुद नहीं थी, और सैनिक के रूप में अगर देखा जाए ना तो इसका चेचक स्पेनिश को हो गया था, वही हथियार था। जब अमेरिका गया या उस क्षेत्र में गया तो वहां का जो है लोगों को चेचक फैल गया था, और चेचक फैल गया मतलब प्रभावित हो गए थे, वायरस है ना चेचक जीतने का, ये समझ चाहिए। तो सैनिक उनिक नहीं था वैसा। आगे चलते हैं, तीसरा पढ़ते हैं और बताते हैं। इस समय अमेरिका वासियों में चेचक से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोध क्षमता विकसित हो चुकी थी। नहीं, यही तो बात है। ये लोग जो हैं अमेरिका वासी जो थे वो दूर दूर तक नाता नहीं रखते थे, ये सबसे लोगों के प्रभाव में नहीं आए थे। और पुर्तगाली और स्पेन जो है अमेरिका पहुंचे, और अमेरिका जब पहुंचे तो स्पेनिश के अधिकतर लोगों चेचक से प्रभावित थे। तो अमेरिका में जैसे पहुंचे स्पेनिश, तो जो अमेरिका वासी जो थे इस बीमारी से दूर थे, स्पेनिश के कांटेक्ट में आए, फैल गया। और ऐसा फैला कि अमेरिका के जो हिस्सा में नहीं होना चाहिए उस हिस्से में भी जो है चेचक फैल गया था। तो ये दोनों गलत है। यहाँ पे रहता कि हाँ फैला था, लड़ने की क्षमता नहीं थी, तब सही होता। ठीक है, लड़ने की क्षमता ही नहीं थी चेचक से, तो यही असत्य है, ये दोनों असत्य है। आपका ऊपर वाला जो है 1 सही था, समझ गए। और इसमें जो असत्य बताया वही आपका सत्य है, समझ गए आंसर क्या है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछा था वही असत्य। चलिए 21वां प्रश्न क्या है सुनिए। 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी की बात हो रही है। 19वीं शताब्दी में अर्थशास्त्रियों ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनियम में 3 तरह की गतियों का या प्रवाहों का उल्लेख किया है। ठीक है, मतलब 3 तरह का जो है प्रवाहों का उल्लेख किए हैं, या गतियों का कहिए उल्लेख किया गया है, जिसमें व्यापार है, पूंजी है, भूमि है। क्या ये तीनों सही है? बता सकते हैं। इसके हिसाब से सही उत्तर चुनना है। तो केवल 1 और 2 ही सही है, व्यापार और पूंजी, भूमि को नहीं रखा है। ठीक है, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। भूमि को नहीं रख के यहाँ पे रखा गया है श्रम को रखा गया है। क्या रखा गया है? श्रम को रखा गया है। बस इतना ध्यान रखना, यही आंसर था।
चलिए आगे चलें, और कोई जानकारी बाद में देंगे। 19वीं शताब्दी का पूछा था इसलिए मैंने बता दिया। अब चलिए 22वां प्रश्न क्या है कि औपनिवेशिक सरकार ने किस वर्ष अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया? बताइएगा। औपनिवेशिक सरकार ने किस वर्ष अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया? इसका डेट डायरेक्ट बताना है। तो 1871 को जो है यह अधिनियम पारित किया गया था जनजाति के लिए। ठीक है, तो 1871 ये डेट सही है। 23 क्वेश्चन है कि चरवाही टैक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लें। सत्य कथन का चयन करना है यहाँ पे। चलिए तो बताइए, तो पहला पढ़ना पड़ेगा कि सत्य कथन है कौन। जो चरवाहों से चरगाहों में चरने वाले प्रत्येक जानवर पर टैक्स वसूला जाता था, क्या ये सही है? बता सकते हैं क्या ये सही है? तो हाँ, ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, टैक्स वसूला जाता था। प्रारंभ में अंग्रेज स्वयं ही अपने कारिंदों से टैक्स वसूलते थे, मगर बाद में यह काम ठेकेदारों के माध्यम से किया जाने लगा, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये सत्य है, ये बाद में बताएंगे। आगे चलिए, किसी चारगाह में दाखिल होने के लिए पहले चरगाहों को पास दिखाकर टैक्स अदा करना पड़ता था, क्या ये सही है? तो हाँ, ये सही है। तो 1 और 3 जो है आपका सत्य है और कोई नहीं है, तो आपका ये नंबर क्वेश्चन जो है सही है। अगर ज्यादा जानकारी लेना है तो क्लास चले जाइए, 9 का बुक निकालिए एनसीईआरटी का, चैप्टर नंबर 5 में, और पेज नंबर अगर पूछे तो 105, इसमें इसकी चर्चा है, बहुत अच्छे से आप जाइएगा। ये 1880 के दशक की बात बोला जाता है। इसमें क्या है कि कारिंदों के माध्यम से ही, प्रारंभ से ही जो है ठेकेदारों को टैक्स वसूलने की काम सौंप दी गई थी। तो ये कारिंदों से टैक्स वसूलते थे, लेकिन ठेकेदार के ही माध्यम से शुरू से ही ठेकेदार के माध्यम से करते थे, अपने खुद नहीं जाते थे। बात यहाँ क्लियर हो गया। 24 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर है कि चरवाही टैक्स के क्या प्रभाव हुए? तो चरवाही टैक्स के क्या प्रभाव हुए ये बताइए। सत्य कथन का चयन करें, बताइए इसमें क्या आंसर होगा। तो देखिए, चरगाहों का स्तर गिरने लगा, क्या ये सही है? हाँ, एकदम सही है, सत्य कथन है। जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे, क्या ये सही है? हाँ, ये भी सही है। तो ये 1 और 2 दोनों सही था, क्योंकि जैसे ही चरवाही टैक्स का प्रभाव पड़ा, खाने का दिक्कत हो गई जानवर के लिए, जानवर बड़े स्तर पे मरने लगे थे। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं बता देता हूं कि 25 क्वेश्चन नंबर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, मसाई लैंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मसाई लैंड के बारे में पढ़ना है, तो मसाई लैंड के बारे में पढ़ना है तो आगे जान लीजिए, क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 और पेज नंबर 109 110 के बीच में ये मिल जाएगा। अब सुन लीजिए, यह इथोपिया से लेकर तंजानिया तक फैला हुआ था, नहीं ये गलत है। यह उत्तर केनिया से लेकर तंजानिया तक फैला हुआ था, उत्तर केनिया से तंजानिया के कहां तक? तंजानिया के जो घास का मैदान स्टेपीज है ना, वहां तक फैला हुआ था, तो ये तो गलत हो गया। चलिए, हमको क्योंकि सत्य कथन का चयन करना था। अब चलिए, औपनिवेशिक ताकतों ने मसाई लैंड का विभाजन कर दिया, क्या ये सत्य है? तो हाँ, ये सत्य है। ठीक है, औपनिवेशिक ताकतों ने मसाई लैंड का विभाजन कर दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर केवल 2 होगा, और यही सत्य है। ठीक है, अगर यहाँ पे उत्तर केनिया होता ना तो सही हो जाता। चलिए 26 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं, तो 26 क्वेश्चन नंबर है कि औपनिवेशिक शासन तथा मसाइयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें, बताइए क्या होगा। तो ध्यान रखना है, इसमें हमको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ये भी क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 114 रखिएगा तो आपको मिलेगा। तो चलिए जानते हैं, सत्य कथन जानने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो औपनिवेशिक सत्ता के हस्तक्षेप के कारण वरिष्ठ जनों और योद्धाओं की परंपरागत उम्र आधारित संस्था पूरी तरह समाप्त हो गई, समझ गए। तो क्या यह सही है? नहीं, ये गलत है, बाद में बताएंगे। आगे चलिए, दूसरा, अमीर और गरीब चरगाहों के बीच भेदभाव बढ़ गया, क्या ये सही है? तो हाँ, यही तो कारण बन गया, समझ गए। तो गरीब लोग का जानवर मरने लगा था बड़े स्तर पे, क्या भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वही सत्य है, और ऊपर वाला जो है आप जो 1 देख रहे हैं ये थोड़ा गलत है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। और जान लीजिए, जो ये हम देख रहे हैं आधारित जो सत्ता होती थी, समाप्त जो कर दिया गया था, समाप्त हो गई थी, ये समाप्त नहीं हुआ था। ठीक है, ये क्या हुआ था कि वरिष्ठ जन होते थे और योद्धाओं दोनों की परंपरागत सत्ता बहुत कमजोर हो गई थी। ठीक है, कमजोर हो गई थी, इसके कारण ये हुआ था। ठीक है, 27 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं
27 क्वेश्चन नंबर है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति को क्यों माना जाता है? बता सकते हैं, राष्ट्रवाद की पहली जो स्पष्ट अभिव्यक्ति कहिए फ्रांस की क्रांति को क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है? ये सवाल सबसे बड़ा कि फ्रांस की क्रांति को क्यों माना जाता है भाई? बताइए, राष्ट्रवाद की पहली क्यों माना जाता है? उस क्रांति जो हुआ था फ्रांस की क्यों माना जाता है? तो चलिए सत्य कथन का चयन करना है और पढ़ना है। तो आगे पढ़ते हैं, उसके बाद क्लियर करते हैं, है कि नहीं? तो याद रखना है कि आगे तो सबसे बड़ी बात कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, तो 1789, ठीक है, मतलब 1789। अगर बुक का जानकारी लेना है तो क्लास 10 का है, बुक का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है, पेज नंबर 5 है, याद रखें। तो देखिए सत्य कथन का चयन करना, तो आगे पढ़ना होगा सत्य है कि नहीं। प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्या हस्तांतरित हो गई? सही है, तो हाँ एकदम सही है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, सामूहिक पहचान की भावना विकसित होने के कारण हो गया, तो हाँ एकदम कारण है, क्योंकि भाई राष्ट्रवाद, अगर राष्ट्रवाद की पहली अगर स्पष्ट अभिव्यक्ति की बात करें और फ्रांस की क्रांति को माना जाता है, इसलिए माना जाता है क्योंकि सामूहिक पहचान की भावना विकसित होने लगी थी। प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरण होने लगा था। नए फ्रांसीसी झंडे के कारण, जिनसे पुराने राष्ट्र जो है राष्ट्रध्वज की जगह ले ली, मतलब पुराना जो झंडा था उसको हटाकर नया लेने लगा। क्या ये सब सत्य है? तो हाँ एकदम सत्य है, तीनों बात सही है, फ्रांस की क्रांति से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। चलिए आगे चलते हैं। 28 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं तो नेपोलियन के नागरिक संहिता में निम्न प्रावधान थे। बताइएगा, नेपोलियन के नागरिक संहिता में निम्न प्रावधान थे और इसमें सत्य कथन का चयन करना है, तो बताइए क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए। क्या ये बात सही थी? तो हाँ बात सही थी। ये भी अगर ज्यादा जानकारी लेना है तो क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 6 और 7 में आपको दिया हुआ है। तो ध्यान रखना है कि नेपोलियन के नागरिक संहिता में जो है प्रावधान किया गया है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसमें जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए, एकदम ये सत्य बात है। ध्यान रखिएगा, नेपोलियन के नागरिक संहिता थी उसमें ये कहा गया है कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। तो हाँ एकदम सही, ये भी सही बोला गया है। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया है, तो ये भी सही बात है, और भी क्षेत्रों में लागू किया गया था, फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन ये किया गया है, ध्यान रखना है। तो 1 2 3 तो तीनों है, याद रखेंगे। और इसके अनुसार हमारे इंडिया में भी किया गया है, जो कि हम बाद में बात करेंगे। 29 क्वेश्चन जब पॉलिटिकल पढ़ाएंगे ना चार्ट सेट, उसमें चर्चा करेंगे। हैवश वर्ग, ठीक है, हैवश वर्ग साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, तो हैवश वर्ग के बारे में बात करते हैं। तो चलिए जानते हैं, इसकी ज्यादा जानकारी चाहिए तो क्लास 10 में चले जाइए, क्लास 10 और चैप्टर नंबर 1 और पेज नंबर 8 उलटिएगा तो चर्चा इसका है। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं कि हैवश वर्ग क्या है। हैवश जो वर्ग है, साम्राज्य है, उसके बारे में। तो यह भाषी तथा बहुनस्ली साम्राज्य था। क्या ये सत्य है? तो हाँ एकदम सत्य है। ठीक है, हैवश वर्ग जो साम्राज्य था भाषी है, ठीक है, बहुनस्लीय साम्राज्य भी था, ये भी जान लीजिए। यह साम्राज्य जो है ऑस्ट्रिया तथा हंगरी पर शासन करता था। क्या ये सत्य है? तो हाँ ये सत्य है, दोनों सत्य है, तो कथन हमारा जो है सी होगा। ज्यादा जानकारी मेरा एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव चल रहा है, उसमें चर्चा हो रहा है, टेंशन ना लीजिएगा, और 6 से 12 तक का है, इसलिए आपको कोई भी बीपीएससी की तैयारी करते हो आप जरूर देख लीजिएगा। 30वां प्रश्न की बात करते हैं। एले क्या थे? एले क्या थी? ये सवाल बहुत अच्छा है, अगर इसकी भी जानकारी लेना है तो क्लास 10 चैप्टर नंबर आपका 1 और पेज नंबर चाहिए तो 10 चले जाइए, आपको मिल जाएगा जानकारी। तो चलिए बताइए इसमें क्या होगा। तो चलिए, एले क्या थी, डायरेक्ट सवाल है। तो कपड़ा नापने का पैमाना को कहते हैं। तो कपड़ा नापने का पैमाना को कहा जाता है एले। इससे ज्यादा जानकारी अभी नहीं देंगे, मॉक टेस्ट करवा रहा हूं। 31वां प्रश्न है, 1815 के बाद 1815 के बाद यूरोप में पुनः स्थापित रूढ़िवादी व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषता थी। सत्य कूट का चयन करना, मतलब सत्य बताना है, सही बताना है। तो 1815 के बाद जो है यूरोप में पुनः स्थापित रूढ़िवाद व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषता थी। कौन कौन विशेषता थी ये बताइए,
इंपॉर्टेंट है, तो बताएंगे क्या आंसर होगा। तो ध्यान रखना है कि 31वां प्रश्न को जानने से पहले क्लास जान जाइए। क्लास है 10, चैप्टर नंबर 1 और पेज नंबर 10 में इसकी चर्चा है। तो देखिए, राजतंत्र एकदम सही है, राजतंत्र थी भाई। चर्च चर्च एकदम चर्च था, इसमें कोई गलत नहीं कर सकते आप। और सामाजिक ऊंच नीच को बनाए रखना, ये भी रूढ़िवादी व्यवस्था के अंतर्गत था। ठीक है, तो ये भी था। लेकिन निजी संपत्ति को राज्य के अधीन लाना, ये जो है आपका नहीं था इसमें सम्मिलित, इसे हटा दीजिए, इसे बाद में करेंगे। इसमें क्या था कि संपत्ति और परिवार को बनाए रखने चाहिए, ये बात तो कही गई थी, लेकिन इसमें अधीन लाना ये बात नहीं कही गई थी। और भी डिटेल बहुत है जो कि मैं बाद में बताऊंगा जब किताब पढ़ाना शुरू कर दूंगा। अभी आपको एग्जाम क्रैक करना है और मेरा सिद्धांत क्या है नई अकाडमी का, कि आगे तो जान लीजिए आंसर 1 2 3 सब है, याद रखना है तो आपका सही होगा। और मेरा सिद्धांत यही है कि नरेंद्र अकाडमी पहले ऑब्जेक्टिव कराता है, उसके बाद वन लाइनर, उसके बाद डिटेल कराता है, एग्जाम में एक भी आपका ना छूट सके क्वेश्चन। 32वां प्रश्न देखिए, जियुसेपी मेथ्सिनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसके बारे में जानकारी क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर आपका इसको मिलेगा 12 में। ठीक है, और ध्यान रखना है जुब्स मेथ्सिनी जो था वो याद रखिएगा इटली का क्रांतिकारी था। इसका जन्म अगर देखा जाए तो 1807 ईस्वी में हुआ था, ये आप जान लीजिए। और ये एक बात ध्यान रखिएगा कि सत्य कथन का चयन करना है तो आगे इसको पढ़ना पड़ेगा, तो याद रखना है कि वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बना था, ये सत्य कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि उसने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की, एकदम सही है। जो जुसेपी जो मेथ्सिनी है वो 2 संगठन का स्थापना किया है, भूमिगत संगठनों का। पहला था वर्ण में यंग इटली, दूसरा था मार्सेई में यंग यूरोप। यही गलत है, क्यों? क्योंकि देखिए मार्सेई जो आप देख रहे हैं, मार्सेई में था यंग इटली, ठीक है, और वर्ण में था आपका यंग यूरोप। ये ध्यान रखना था, उल्टा कर दिया है बस, और कुछ नहीं। तो वर्ण में अगर बोलेगा तो यंग यूरोप लगा दीजिएगा, अमर से ही बोलेगा तो यंग इटली लगा दीजिएगा। क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। 33वां प्रश्न की बात करते हैं। 33वां प्रश्न क्या है कि मैटरनिक ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है? किसे बताया है? 33वां प्रश्न का आंसर का जवाब दीजिए। तो और कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी जियुसेपी मेथ्सिनी को बताया गया है। ये भी क्लास 10 में चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 12 में ही चर्चा की गई है। चलिए 34वां प्रश्न क्या है कि यूनान ओटोमान साम्राज्य से जो है कब स्वतंत्र हुआ? बताइए कब स्वतंत्र हुआ, ये कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। तो बताइए जल्दी, आंसर का जवाब दीजिएगा। तो 1832 में किया गया, समझ गए। 35वां प्रश्न है कि रूमानीवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन करना है। अब इसमें सत्य कथन का चयन करने के लिए आपको बताइए क्या होगा। तो आगे तो पढ़िए कि रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के जो है महिमा मंडल की आलोचना की। तो एकदम सही बात है, ये आलोचना की गई थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 और पेज नंबर 13 और 14 में इसकी चर्चा की गई है, ये ध्यान रखना है। आप जो ये देख रहे हैं वे एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाना चाहते थे। कौन? रूमानीवाद। तो क्या ये सत्य है? तो हाँ, दोनों सत्य है, 1 और 2 दोनों सत्य है। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रूमानी जी का मन था ये, ठीक है। चलिए 36 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। तो 36 क्वेश्चन नंबर को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवाद भावना का मुख्य स्रोत क्या था? पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था, बताइए। तो भाषा थी और कुछ नहीं थी। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। ये भी क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 13-14 में चर्चा है। 37वां प्रश्न की बात करते हैं। तो 1848 ईस्वी में, 1848 की बात हो रही है, 1848 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 1848 के फ्रांस की क्रांति के संबंध में बताइए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जिसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो बताइए क्या होगा। ठीक है, तो इस क्रांति के पीछे मुख्यतः आर्थिक कारण जिम्मेदार थे। क्या ये सत्य है? बता सकते हैं? तो एकदम सत्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1848 में अगर देखा जाए तो आर्थिक कारण जिम्मेदार थे ही। अगर ज्यादा जानकारी तो क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 16।
इस क्रांति के पश्चात जो है 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को मताधिकार मिल गया। क्या ये सत्य है? तो हाँ, ये भी सत्य है। राष्ट्रीय सभा को गणतंत्र घोषित कर काम के अधिकार की गारंटी दी गई। क्या ये सत्य है? तो हाँ, ये भी बात जो है कही गई थी और ये सत्य है। तो फ्रांस की क्रांति के संबंध में जो बात तीनों है वो तीनों सत्य हैं और आपका सत्य कथन पूछ रहा था, सॉरी यहाँ पे और डी होगा, 1 2 3 तीनों सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। 38वां प्रश्न की बात करते हैं तो डायरेक्ट आंसर देंगे कि सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ? बताइएगा, सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 38वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर ए 1848 में। ठीक है, अब जानते हैं। चलिए 39 क्वेश्चन नंबर, जर्मनी के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जर्मनी के एकीकरण के बारे में हो रहा है अब, और ये भी चर्चा कहाँ है? क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 17 में इसकी चर्चा है। ठीक है, बताइए 17, 18, 19 तीनों में इसकी चर्चा है। चलिए बताइएगा, सत्य कथन का चयन करना है तो सत्य कथन तो आपको आगे जानना होगा। तो ओटो बोन बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया की सेना और नौकरशाही की मदद से जर्मनी को एकीकृत किया। क्या ये सत्य है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये गलत है। 7 वर्ष के दौरान प्रशा, डेनमार्क और फ्रांस के 3 युद्धों में ऑस्ट्रिया की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। क्या ये सत्य है? तो नहीं, ये भी गलत है। तो 39 का ना 1 सही है ना 2 सही है, ये ध्यान रखना है। चलिए अब इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या गलती था ये तो नहीं बताया था मैंने, बता देता हूं। तो देखिए इसमें क्या था कि ओटो बोन बिस्मार्क ने ऑस्ट्रेलिया की सेना, ऑस्ट्रेलिया की नहीं, प्रशा की सेना, याद रखिएगा, किसकी? प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद से जर्मनी को एकीकृत किया था। ये सत्य है, समझ गए। और दूसरा 7 वर्ष के दौरान जो हुआ था ना, इसमें प्रशा नहीं, प्रशा का नाम आएगा। ठीक है, इसमें 7 वर्ष में के दौरान ये जो ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस तीनों युद्ध में जो है क्या बोलते हैं, तीनों युद्ध में थे, याद रखिएगा। अब प्रशा को जीत मिली थी यहाँ तीनों युद्ध में, यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया की जगह पे प्रशा को जीत मिली थी, ये ध्यान रखना है। एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई थी फिर, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ध्यान रखना है, ना 1 सही है ना 2 गलत है। चलिए 40वां प्रश्न की बात करते हैं। तो 40वां प्रश्न है कि इटली के एकीकरण के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। तो क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 और पेज नंबर 19 और 20 में इसकी चर्चा है, 20-21 में चर्चा है। तो बताइएगा इटली के एकीकरण के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है और बताना है। तो देखिए ज्यूसेपी मेत्सिनी क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान इटली का गणराज्य बनाने का प्रयास किया। क्या ये सत्य है? तो एकदम सत्य है, इसमें कोई शक नहीं है, जो कि हम पढ़ चुके हैं मेत्सिनी के बारे में ऊपर। और चलिए और जानते हैं। अब दूसरा क्या है कि मंत्री जो प्रमुख जो था काबूर, जो जनतंत्र में विश्वास रखता था, फ्रांस से सार्डिनिया और पिडमोंट की एक चतुर कूटनीति संधि किया था से 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। क्या ये सत्य है? तो नहीं, ये गलत है, ये बात बाद में बात करेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन है, ज्यूसेपी गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने युद्ध में हिस्सा लिया। गैरिबाल्डी, तो हाँ एकदम सही है, तीसरा सही है। तो 1 और 3 जो है सही है, जो कि सी इसका सही होगा। अब बात करते हैं कि जो ऑस्ट्रेलियाई देख रहे हैं आप, क्या ये सही है? बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में करिए। तो ये जो दूसरा गलत है, क्यों गलत है? ये जनतंत्र में विश्वास जो है नहीं रखता था, ऐसा कुछ था नहीं इसका, ना एक क्रांतिकारी था, ये काबूल जो है ना क्रांतिकारी था, ना एक जनता का जो है कहिए विश्वास रखता था, जनतंत्र में विश्वास रखता था, ये कुछ था नहीं ऐसे, बस भूमिका निभाया था कूटनीति में, इसकी भूमिका थी, बस इतना ही जान लीजिए और जानकारी हम बाद में करेंगे। चलिए 41 क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखेंगे। आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया? आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया, ये आपसे सवाल कर रहा है और इस सवाल का जवाब दीजिए। चलिए दीजिए, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है डी जो है सही है, 1801। 40वां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय समाज पर क्या प्रभाव डाला? बताइए, प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय समाज पर क्या प्रभाव डाला, ये पढ़ना है हमें। तो देखिए यहाँ पे याद रखिएगा क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 है, पेज नंबर 30 है, जाके देख लीजिएगा।
करों में वृद्धि की गई, क्या ये सही है? प्रथम विश्व युद्ध से प्रभावित है, क्या ये सत्य है? हाँ, एकदम सत्य है। खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया, एकदम सही बात है। अगर प्रथम विश्व युद्ध होगा तो खाने का तो भाई दिक्कत होगी ही। सिपाहियों पर जबरन भर्ती किया गया, सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, क्या ये सत्य है? तो हाँ, एकदम सत्य है। तो तीनों जो है सत्य है, ये इंपॉर्टेंट था प्रथम विश्व युद्ध से। अब बताइए प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? 43वां प्रश्न क्या है, चलिए जानते हैं। 43वां क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट के संबंध में असत्य कथन चयन करना, असत्य कथन चयन करना है। तो चलिए आगे जानते हैं। तो देखिए, भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को ब्रिटिश संसद ने बहुत जल्दीबाजी में पारित कर दिया। तो एक ध्यान रखना है कि ये गलत है। क्यों गलत है बता देते हैं। सबसे पहले कि ब्रिटिश संसद के द्वारा नहीं हुआ था, ब्रिटिश संसद तुरंत नहीं लिया था फैसला। ये लेने वाला कौन था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग ने ले लिया था, ब्रिटिश संसद ने नहीं लिया था, और इसलिए ये असत्य है। अगर आपसे पूछेगा कि रॉलेट एक्ट के संबंध में अगर बात करें और भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद ये कानून जो पारित हुआ था बहुत जल्दी, वो लेने वाला ब्रिटिश संसद नहीं था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने लिया था, ये फैसला बना दिया था। तो ये हुआ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बी आंसर तो सही होगा। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया, और ये सत्य है। रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जो है ये गांधी जी सत्याग्रह शुरू कर दिए थे। कौन सा, ये कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। सी भी आंसर सही कैसे है? तो राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार था। जो भी क्रांतिकारी थे ना, उनको बंद कर देना भाई, कोई केस मुकदमा नहीं चलेगा। डी आंसर देखिए, जनता द्वारा रैलियां और हड़ताल कर इस कानून का विरोध किया गया। तो हाँ, ये एकदम सही है, ये भी सही था। तो आपका यही गलत है, यहाँ पे ब्रिटिश संसद नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 44वां प्रश्न है, 1919 में खिलाफत समिति का गठन जो है कहाँ किया गया था? तो 1919 में खिलाफत समिति का गठन जो है कहाँ किया गया था, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो बताइए। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, बम्बई में। और ये क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर बता दीजिए कितना? तो 32 में है। चलिए आगे चलते हैं। 45 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं, 45वां प्रश्न है, तो महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष से लिखी गई? बताइएगा। महात्मा गांधी की पुस्तक जो है हिंद स्वराज किस वर्ष से लिखी गई, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए, 1909 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1909 में। चलिए आगे चलते हैं। 46 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं, 46 क्वेश्चन नंबर, असहयोग आंदोलन के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन करें। बताइए क्या होगा, बताइएगा, इसका आंसर का जवाब दीजिए। तो ध्यान रखिएगा, आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यवर्ग ने की, क्या यह सत्य है? तो हाँ, एकदम सत्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं, सभी पार्टियों ने परिषद चुनाव का बहिष्कार किया, क्या यह सत्य है? तो हाँ, ये जो है आपका जो है सत्य नहीं है, असत्य है। क्यों? सभी पार्टियों ने परिषद चुनाव का बहिष्कार नहीं किया था, ये जान लीजिए, कुछ लोगों ने किया था। मध्यवर्ग के मतलब मध्यम वर्ग के जो लोग थे, वो ध्यान रखिए कौन कौन आते थे उसमें, आपके टीचर भी आ जाते थे, समझ गए, स्कूल कॉलेज के जो छात्र थे वो भी आ जाते थे, ध्यान रखना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय खादी कपड़ों के महंगे होने के कारण गरीबों द्वारा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार लंबे समय तक नहीं किया गया, क्या ये सत्य है? तो हाँ, ये सत्य है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, 1 से 3 जो है सही है। चलिए आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन कब से कब तक हुआ था, ये जरूर बताइएगा। 47 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। अवध किसान सभा की गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जिसमें सत्य कथन का चयन करना है। क्या करना है? सत्य कथन का चयन करना है। बताइए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 35 है ना। तो देखिए, चलिए पढ़ते हैं। इसका गठन जो है, अवध किसान सभा का गठन जो है अक्टूबर 1920 में किया गया, क्या यह सत्य है? तो हाँ, एकदम सत्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अवध में जो किया गया था किसान का नेतृत्व, वो किए थे बाबा रामचंद्र जी, ये भी ध्यान रखना है। आगे चलिए। जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एवं कुछ अन्य लोग नेतृत्व में इसका गठन किए, तो हाँ, एकदम सही है, जवाहरलाल नेहरू थे ही, बाबा रामचंद्र थे ही। असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस नेताओं ने अवध किसान संग्रह को
इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया। क्या ये सही है? तो हाँ, शामिल करने का प्रयास किया गया था और ये सत्य है। तो 1, 2, 3 सत्य है। डी आंसर इसका होगा, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। 48 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं तो 48 क्वेश्चन नंबर है कि गुडेम विद्रोह, ठीक है, गुडेम विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन करिए। विचार करना है तो बताइए। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो ये भी क्लास 10 का है, चैप्टर नंबर 2 और पेज नंबर 35, 36 दोनों देख लीजिएगा। तो देखिए, यह विद्रोह जो है कर्नाटक के गुडेम पहाड़ियों में जो है 1920 में प्रारंभ हुआ। क्या ये सही है? गुडेम विद्रोह एकदम सही नहीं है। क्यों नहीं है? बता देते हैं। 1920 के दशक में तो शुरू हुआ था, लेकिन ये कर्नाटक के पहाड़ियों में नहीं आता है। गुडेम पहाड़ी जो है आंध्र प्रदेश के हिस्से में आता है। यही गलत हो गया। चलिए आगे चले। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा देखिए, यह एक प्रकार का गुरिल्ला आंदोलन था। क्या ये सही है? जिसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू किए थे। तो एकदम सही है, ठीक है। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि वन में अगर आंध्र प्रदेश रहता तो सही हो जाता, तो गलत है। दूसरा सही है क्योंकि गुरिल्ला आंदोलन था, एक तरह से गुरिल्ला की आंदोलन की तरह था, पहाड़ियों का क्षेत्र था, लड़ना था भाई। और ये अल्लूरी सीताराम राजू जो है लड़े थे। आगे चलिए, आगे चल रहा हूं। तीसरा देखिए, ये तो दूसरा आपका सही हो गया। तीसरा देखिए, राजू महात्मा गांधी के महानता के गुण गाते थे। क्या ये सत्य बात है? तो हाँ, ये भी सत्य है। तो 2 और 3 जो है आपका सत्य है, और सत्य पूछा ही था, केवल 2 और 3, ठीक है। 48 का आंसर का जवाब बी होगा। 49 क्वेश्चन नंबर है कि स्वराज पार्टी के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। तो असत्य कथन मतलब गलत बताना है, और 3 सही होना चाहिए। चलिए तो देखिए आगे, तो असहयोग आंदोलन के पश्चात राजनीतिक में सक्रिय होने के लिए कुछ कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस से पृथक एक अलग स्वराज पार्टी का गठन किया। यही गलत है। स्वराज पार्टी का गठन जो है कांग्रेस से पृथक होकर नहीं हुआ था, समझ गए? पृथक होकर नहीं किया गया था, उसी में एक जो है गठन किया गया था, कांग्रेस के भीतर ही गठन किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तो गलत हो गया, यही असत्य हो गया। पृथक कर दिया, पृथक मतलब अलग कर दिया, तो अलग नहीं बना था, उसी के भीतर बना था स्वराज पार्टी। चलिए, CR दास, मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के महत्वपूर्ण नेता थे, जो कि परिषद राजनीतिक में वापस लौटाना चाहते थे, मतलब परिषद राजनीति में वापस लौटाना चाहते थे। तो हाँ, एकदम सही बात है, इसीलिए तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था कांग्रेस के भीतर। आगे बात करते हैं, वे जो हैं, इन लोग जो चाहते थे कि 1919 का जो हुआ था, याद रखिए 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ था, के तहत क्या हुआ था कि गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। तो ये सही था, जो कि 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ये गठित की गई थी, कि ये भी सही था। डी है कि स्वराज पार्टी का लक्ष्य जो है परिषदों के रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना था। तो ये सही बात है, ये भी सही था। तो आपका ए जो है आपका जो है असत्य है, और यही सत्य है, ठीक है। असत्य है मतलब यही आंसर सही है। अगर आपसे ही पूछता कि सत्य, तो ये गलत हो जाता और ये सब सही हो जाते। समझ गए? क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? चलिए, 50वां प्रश्न है कि साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो साइमन कमीशन के बारे में बताना है, सत्य कथन का चयन करना है। तो आप बताइए, साइमन कमीशन के बारे में जानिएगा तभी तो। साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में, ये आप जानते हैं बहुत बात। तो चलिए आगे जानते हैं कि इसमें असत्य कौन है, मतलब असत्य जानेंगे तभी तो सत्य पकड़िएगा, है ना। तो चलिए देखिए, ब्रिटेन की लिबर सरकार, यही गलत है, लिबर सरकार नहीं, टोरी सरकार थी। कौन थी? एक नया टोरी सरकार थी, ठीक है ना। सरकार ने साइमन कमीशन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। अगर यही टोरी सरकार होता तो ये सही हो जाता, यहाँ पे लिबरल सरकार दे दिया है, जो कि गलत है, यही गलत है। तो ये तो असत्य हो गया, ये सही नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना और उसके बारे में सुझाव देना। ये जो है साइमन कमीशन का जो था, ये सही था, जो कि सत्य है। भारत में इसके विरोध को देखते हुए वायसराय जो इरविन है ने भारत के लिए जो है डोमिनियन स्टेट का जो है ऐलान कर दिया, मतलब ऐलान किया। तो ये भी सत्य बात है, किया था इरविन ने। तो जो कि 2 और 3 आपका सही है, जो कि बी आंसर आपका सही होगा। चलिए थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। 51, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो आप अच्छे से जानते हैं, 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किए थे। तो गांधी इरविन समझौता याद रखना है, जिसे दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी कहते हैं, इसका नाम है।
ध्यान रखना है। और ये बताइए सवर्णिम आंदोलन 2 बार हुए, कब से कब तक? 52 क्वेश्चन नंबर है, भाड़ा विरोधी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भाड़ा विरोधी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हम विचार करते हैं। तो चलिए विचार करते हैं, उससे पहले जानते हैं क्लास 10 का है, चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 41 का है। तो देखिए यह आंदोलन जो है छोटे किसानों द्वारा जो जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे उनके लिए है। क्या ये सत्य बात है? तो हाँ ये सत्य है, भाड़ा विरोधी यही आंदोलन था, इसके कारण आंदोलन भी हुआ था। जमींदारों को भाड़ा चुकाने से माफी के लिए प्रारंभ किए गए इस आंदोलन का नेतृत्व समाजवादियों और कम्युनिस्टियों ने किया था। समाजवादी और कम्युनिस्टियों ने किया था। क्या ये बात सत्य है? तो हाँ ये बात सत्य है। तो ये 1 और 2 जो है कथन सत्य है। आगे चलते हैं। कांग्रेस ने खुलकर भाड़ा विद्रोह या भाड़ा विद्रोहियों आंदोलन का समर्थन किया? नहीं, ये बात गलत है। 1 और 2 जो है सही है आपका, ए आंसर जो है आपका सही है। 53 क्वेश्चन नंबर, भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ जिसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का गठन जो है कब किया गया? बताइए। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ का गठन कब किया गया? डायरेक्ट सवाल ये है, उसी का दिया हुआ है इंग्लिश में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की। बताइए इसका कब हुआ था? तो आप अच्छे से जानते हैं 1927 में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 और पेज नंबर 42 में इसकी चर्चा है। 54 क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये सब सवाल मैंने पढ़ा चुका हूँ मॉडर्न हिस्ट्री में, अगर नहीं पढ़े मेरा महेश वर्णवाल का तो जाकर पढ़ लीजिए, 100% आएगा क्वेश्चन, ये नरेंद्र कार्ड भी वादा करता है। तो असत्य कथन यहाँ पे चयन करना है। क्या करना है? असत्य कथन का चयन करना है। चलिए बताइए। तो आगे चलिए। गांधी जी के आहन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। क्या ये सत्य है? महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई थी? बताएंगे? बताइए क्या ये है? तो देखिए ये बात तो आपका सत्य है, बढ़ गया था भाई। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ, अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ये औरत का असली कर्तव्य है। तो एकदम सही बात है, ये भी सही बात था, इसमें कोई गलत नहीं है। कांग्रेस जो है औरतों को महत्वपूर्ण जगह देने में हिचकिचाती थी। क्या ये बात है? हाँ एकदम हिचकिचाती थी, इसमें कोई शक नहीं था, इसमें आप उंगली नहीं उठा सकते हैं, हिचकिचाती थी। ठीक है, तो इस तरह से होता था, हिचकिचाती थी, लेकिन भूमिका बहुत रहता था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। इसमें फिर बहुत दिलचस्पी हुआ, इंटरेस्टेड हुए और महिलाएं भी भाग ली थी बाद में। तो शुरुआत में सभी को होता है, अचानक बदलाव होते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, फिर उसके बाद एडजस्ट हो जाते हैं लोग। तो वही हो रहा था। तो कोई इसमें ऐसा नहीं कि विरोध करने की बात है, महिलाओं को ऐसा नहीं कि सम्मान नहीं मिल रहा था, मिल रहा था, धीरे धीरे मिलता है। बदलाव अचानक थोड़ी होते हैं, क्रांति हुआ था तो कुछ ना कुछ तो द्वंद होता ही है। फिर क्रांति में सब क्रांति जब देखते हैं, समझते हैं, तब समझते हैं कि हाँ अच्छा के लिए हुआ था। तो ये समझने की चीज है। तो 1, 2, 3 जो है सही है, असत्य इसमें कोई नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं असत्य है, जो कि आपका तीनों बात सही कही गई है। चलिए आगे चलते हैं। 35 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष दलितों के लिए दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन किया? बताइए, आंसर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी 1930। ठीक है, आगे चलेंगे। 56 प्रश्न की बात करते हैं। 56 क्वेश्चन नंबर है कि सन्यासिनी रूपी भारत माता की विख्यात छवि को सर्वप्रथम किसने चित्रित किया है? बताइएगा, सन्यासिनी रूपी भारत माता की विख्यात छवि को सर्वप्रथम किसने चित्रित किया है? कौन किए थे बताइएगा, उनका नाम बताइए। ठीक है, बताइए। तो वो हैं अवनींद्र नाथ टैगोर, जो कि बी नंबर आप देख रहे हैं, इन्होंने भारत माता की छवि को जो है चित्रित किया था सन्यासिनी के रूप में। समझ गए? चलिएगा आगे चलें। 57 क्वेश्चन नंबर, और भी डिटेल बाद में अगर ज्यादा जानना है तो 10 चैप्टर मतलब ये क्लास 10 ही का है, चैप्टर नंबर 2 का है। उपनिवेश काल में भारतीय झंडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताइएगा, इसमें असत्य कथन बताना है, बताइए असत्य कथन बताना है, गलत बताना है। तो उपनिवेश काल में भारतीय झंडा के संबंध में बताना है। तो चलिए पहला आगे पढ़ते हैं, क्या सत्य है? तो देखिए, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा में हरा, पीला और लाल रंग थे। क्या ये सत्य थे? बता सकते हैं? तो सत्य थे, असत्य नहीं थे। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया।
तैयार कर लिए थे 1921 तक। यह तिरंगा सफेद, हरा और लाल था, ये भी सही बात है। तो दोनों, ना एक गलत है ना दो गलत है, ठीक है, दोनों सही है। तो असत्य आपसे पूछा था तो असत्य को टिक लगाइएगा, है कि नहीं। 58 क्वेश्चन नंबर है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है किस बैठक में पारित हुआ, बताइएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है किस बैठक में पारित हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है, बताएंगे। तो वर्धा का नाम सुने हैं, वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है, वर्धा का जो वर्धा जो क्षेत्र है वहां पे भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था, बैठक पारित हुई थी, याद रखिएगा, क्लियर। और ये वर्धा में 14 जुलाई 1942 को ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था। आगे चलिए 59 क्वेश्चन नंबर है कि इनक्यूजिशन क्या थी, बताइएगा क्या था, ये बताएंगे। 59 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए, एक रोमन कैथोलिक संस्था थी। क्या थी? कैथोलिक संस्था थी, मतलब धर्म अदालत कहा जाता है इसे, याद रखिएगा, ठीक है। और क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 और पेज नंबर 113 जाइए और पढ़िए। चलिए आगे चलते हैं, नहीं तो मेरा महेश वर्णवाल का ऑब्जेक्टिव चल रहा है वो पढ़िएगा। 60वां प्रश्न है, छापा खाना जो है, छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, ठीक है। इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा, यह किसने कहा, बताइएगा। ये कहने वाला कौन था? मतलब छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद जो था ना उड़ जाएगा, यह किसने कहा, ये इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो कहने वाले कौन है? तो कहने वाले और कोई नहीं, तो लुई सेबेस्टिये मर्सिये हैं। सेबेस्टिये लिखा हुआ है, सेवे अलग कर दीजिए, सेबेस्टिये अलग कर दीजिए और मर्सिये अलग कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, आप अपने ढंग से भी उच्चारण ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 61 है कि कालक्रम का निर्धारण करना है, तो कालक्रम के हिसाब से निर्धारण करिए। तो जैसे प्रेस का निर्माण धातु से होने लगा, क्या ये सत्य है, बता सकते हैं। तो आगे सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को कालक्रम के अनुसार सजाना है, तो आपको सजाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, प्रेस का निर्माण धातु से होने लगा, तो हाँ एकदम सही है, आगे तो ये है। फिर बेलनाकार प्रेस का आविष्कार होने लगा, फिर ऑफसेट प्रेस का निर्माण होने लगा, फिर बिजली से चलने वाले प्रेस का निर्माण होने लगा, और ये लगातार आपका जो है सही है। तो 1 2 3 4 जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, तो ए आंसर जो है सही है। क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 118 की जो है उसमें आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगा। 62 की बात करते हैं, तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण जो है किस वर्ष प्रकाशित हुआ, किस वर्ष प्रकाशित किया गया, बताइए। 62 का तो 1810 में किया गया था। कब किया गया था? 1810 में, ठीक है। और ये क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 और पेज नंबर 121 में इसकी चर्चा है। 63 की बात करते हैं, स्त्री धर्म विचार नामक पुस्तक किसने लिखी, बताएंगे। तो वो राम चड्ढा जी लिखे थे। कौन लिखे थे? राम चड्ढा जी, जो कि ये लगाएंगे वो सही लगाएंगे। इसकी भी चर्चा याद रखिएगा, ये आगे 20वीं शताब्दी में हुआ था, याद रखना है। 20वीं शताब्दी में पंजाब में ये हुआ था, लोकप्रिय साहित्य है ये, ठीक है। याद रखिएगा, क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 और पेज नंबर 125 में इसकी चर्चा है एनसीईआरटी बुक में। 64 क्वेश्चन नंबर देखिए, मेसोपोटामिया के लेखन कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन करिए। तो सत्य कथन का चयन करना, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो आगे जानते हैं, मेसोपोटामिया लोग जो हैं, मेसोपोटामिया के जो लोग हैं मिट्टी के पट्टिकाओं पर लिखते थे, क्या ये सत्य है, बता सकते हैं? तो बताइए। तो याद रखिएगा, सिर्फ मिट्टी के पट्टिकाओं पे लिखते थे, ये बात तो सत्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिए, वो भी चिकनी मिट्टी को गीला करते थे, ये भी जान लीजिए। आगे चलते हैं, उनकी अक्कादी भाषा का स्थान किलकार सुमेरियन भाषा ने ले ली, क्या ये सत्य है? तो ये गलत है, ये नहीं बात है, ऐसा कुछ नहीं था, याद रखना है। और भी बता देंगे, ये जो चलिए, किलकार चिन्ह अंग्रेजी भाषा के स्वर या व्यंजन की तरह होता था, जिस कारण उसकी भाषा पढ़ी जा सकती थी, क्या ये बात सत्य है? तो ये भी बात असत्य है, ये ध्यान रखिएगा। आपका ए केवल जो है इसका सत्य है। अब चलिए जानते हैं कि ये दोनों गलत क्यों हुए। देखिए, दोनों का जो प्रॉब्लम है हम बता देते हैं। इसमें देखिए क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, क्वेश्चन को देखिए, क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, उनकी अक्कादी भाषा का स्थान जो है सुमेरियन भाषा, तो ये गलत है। सबसे बड़ी बात कि पहले सुमेरियन भाषा थी, बाद में सुमेरियन भाषा का जगह ले लिया था अक्कादी भाषा, तो ये होना चाहिए था, ठीक है। जो कि उल्टा कर दिया, अक्कादी भाषा कर दिया, उसके जगह पे
सुमेरियन भाषा कर दिया। तो सुमेरियन भाषा का स्थान ले लिया था अकादी भाषा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये जो आप देख लिए, अब देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्यों गलत है? तो देखिए अंग्रेजी भाषा के स्वर और व्यंजन की तरह, तो ये तो आपका क्लियर नहीं है। इसमें था कि आम जनता लोग आराम से पढ़ सकता है, ठीक है, आम जनता लोग पढ़ सकते हैं। इसमें शब्दकोश का होता था, ठीक है, शब्दकोश का इस्तेमाल होते थे, शब्दकोश बनाए जाते थे, ठीक है। 65 क्वेश्चन नंबर है कि मेसोपोटामिया समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है या विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो चलिए, एकल परिवार को आदर्श माना जाता था, क्या ये बात सही है? मेसोपोटामिया में क्या ये सही है? तो हाँ, एकदम सही है। पिता परिवार का मुखिया होता था, क्या मेसोपोटामिया में ये बात सही थी? तो ये बात सही थी। पिता का घर, पशुधन, खेत आदि उसके पुत्रों को मिलता था, मेसोपोटामिया में ये बात कही, हाँ ये बात सही है। तो याद रखिएगा, क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 19 और 20 में इसकी चर्चा है मेसोपोटामिया की। तो आपका 1 2 3 सही है, डी। देखिए 66 क्वेश्चन नंबर को बात करते हैं, इसमें असत्य कथन की बात करते हैं, ठीक है, असत्य कथन का बात करते हैं। चलिए, तो देखिए मेसोपोटामिया के नगर नियोजन के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये क्लास 11 का है, सोचिए 11 का है, याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 2 है, पेज नंबर 44 का क्वेश्चन है, 44 20 इस समय चर्चा किया गया है इसका। तो ध्यान रखिएगा, मेसोपोटामिया में नगर नियोजन पद्धति सुदृढ़ थी, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, असत्य बात है। ये जो मेसोपोटामिया का जो जब खुदाई हुआ अनुमान लगाया जाता है कि टेढ़ी मेढ़ी थी, संकीर्ण गलियां थी, याद रखिएगा, और घर एक जैसा आकार का नहीं था, अलग अलग था, ये जान लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन सुनिए, मोहनजोदड़ो की ही तरह जल निकास के लिए यह व्यवस्था की गई थी, तो एकदम गलत, ठीक है, ये गलत है, क्योंकि मोहनजोदड़ो में तो आपका सीधा जो है आपको निकला हुआ एक जैसा आकार का घर आपको दिखेगा, ठीक है, लेकिन मेसोपोटामिया में अलग अलग दिखता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो दोनों गलत है, और हमको असत्य था, तो 1 और 2 दोनों असत्य है। अब सत्य क्या है भाई? तो सत्य है कि कमरों के अंदर रोशनी खिड़की से नहीं बल्कि आंगन से, खुले दरवाजे से आती है, ये सत्य है। तो सत्य था ये, तो ये तो आपका सत्य है, लेकिन असत्य है, तो हमको यही सही नहीं बनाना है, तो 1 और 2 याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, 67 की बात करते हैं। तो रोमन समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन करना है। तो रोमन समाज के बारे में, तो क्या रोमन समाज के बारे में जानते हैं? क्या एकल परिवार का चयन करता है? तो हाँ, ये भी मेसोपोटामिया की तरह करता है। पिता की संपत्ति पर पुत्रों का मुख्य उत्तराधिकारी रहता है, हाँ ये भी सही है, मेसोपोटामिया की तरह ये भी है। पति पत्नी को अलग अलग 2 वित्तीय हस्तियां माना जाता था, क्या ये सत्य? हाँ, तो रोमन जो समाज है ये मानता था कि पति पत्नी का अलग अलग 2 वित्तीय हस्तियां हैं, माना जाता है, तो ये बात तो सही थी। तो ऑप्शन नंबर जो है डी जो है सही है, 1 2 3। देखिए 68 क्वेश्चन नंबर है कि रोमन अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो रोमन अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन का बात कहा है। तो इसमें बताइए क्या होगा? तो याद रखिएगा, जैतून का तेल निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तु थी, क्या ये बात सत्य है? तो हाँ, ये बात सत्य है। रोमन अर्थव्यवस्था में अगर बात करें, उससे संबंधित बात करें, तो जैतून का तेल का निर्यात बहुत ही मात्रा में होता था, इंपॉर्टेंट माना जाता था। अब देखिए, इटली को सोना और चांदी की खदानों में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी, क्या ये बात सत्य है? तो ये बात गलत है, और बताएंगे क्यों। उस समय सुगठित वाणिज्य और बैंकिंग व्यवस्था का संचालन होता था, क्या ये बात सत्य है उस समय रोमन अर्थव्यवस्था के हिसाब से? तो हाँ, एकदम बात सत्य है। तो आपका 1 और 3 जो है सत्य है, बी आंसर इसका सत्य है। अब बात करते हैं, तो देखिए रोमन साम्राज्य में गेहूं, अंगूरी शराब, जैतून का तेल, इस सब जो है मुख्य रूप से व्यापारिक मदद मिलती थी, व्यापारिक थी, ठीक है, ये आप जान गए। और ध्यान रखना है कि ये सब जो सोना चांदी की बात करते हैं, तो सोना चांदी इटली नहीं था, स्पेन, ठीक है, स्पेन था, याद रखिएगा। स्पेन की सोना चांदी खदानों का जल शक्ति का जो है खुदाई की जाती थी, जल शक्तियों से खुदाई की जाती थी, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, और ज्यादा जानकारी बाद में। चलिए 69 क्वेश्चन नंबर है कि रोमन साम्राज्य में दास प्रथा और श्रमिकों पर नियंत्रण के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन का चयन कीजिए, बताइए 69 का क्या हुआ। तो असत्य कथन बता रहा है, वो तो सत्य कथन जानना है। तो देखिए, रोमन की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम दासों द्वारा ही किया जाता था, तो ये सत्य है, ठीक है, सत्य है, तो ये गलत हो गया क्योंकि असत्य बोल रहा है। पहली शताब्दी के पश्चात जो है दासों की स्थान पर भाड़े की मजदूरी को प्राथमिकता दी गई थी, तो ये भी बात सत्य है, जो कि असत्य मानेंगे, मतलब गलत मानेंगे। क्यों? क्योंकि असत्य क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, ये सही है इसलिए गलत है,
याद रखना है। रोमन व्यवस्था में जो है श्रम प्रबंधन पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया, यही गलत बात है। बहुत ध्यान दिया गया था और यही असत्य है। नहीं कैसे ध्यान दिया गया? दास प्रथा पर तो ध्यान दिया ही गया, श्रम प्रबंधन पर दिया गया था। तो याद रखिएगा सी है, जो कि यही आंसर आपका सही होगा। प्रथम शताब्दी में ग्रामीण ऋणग्रस्त रोमन साम्राज्य में व्याप्त थे, तो हाँ व्याप्त थे, ये तो सही है। तो ये सब बात हटाइए, सी जो है गलत है क्योंकि असत्य पूछा था। आगे बात करते हैं, 70 प्रश्न है मंगोलों से संबंधित जो है यास। ठीक है, यास क्या था बताइएगा, मंगोलों से संबंधित बात हो रही है। तो ये था, याद रखिएगा, मंगोलों जनजाति या मंगोल जनजाति की परंपरागत प्रथाओं का संकलन था। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 73 74 है, क्लास 11 का ये बात करता है। तो मंगोलों के बारे में अगर जानना है तो मंगोल से संबंधित बात करें तो मंगोल जनजाति की परंपरागत प्रथाओं का संकलन है इसमें, याद रखिएगा। देखिए 71 है, अमेरिकी गृह युद्ध के भारत पर क्या परिणाम हुआ बताइएगा, सत्य कथन जो है चयन करना है। तो भारतीय बुनकरों के सामने कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो गई, क्या ये बात सत्य है? बता सकते हैं? तो हाँ एकदम बात सत्य है। अमेरिका में गृह युद्ध होगा तो भारत में तो थोड़ा शास्त्र पड़ेगा ही, ये बात है। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 93 का। और 1860 के दशक की बात हो रही है, ठीक ना। ब्रिटिशों की निर्भरता भारतीय कृषि पर बढ़ गई, सही बात है। अगर वहां गृह युद्ध हुआ तो अब कृषि पर निर्भरता हो गई ब्रिटिश सरकार को, तो ये भी बात सही है। तो दोनों बात सत्य है, ये ध्यान रखना है। तो सी आंसर होगा। आगे चलेंगे 72 क्वेश्चन नंबर है कि गिरमिटिया मजदूरों को सबसे ज्यादा कहां भेजा जाता था बताइएगा, कहां भेजा जाता था? तो कैरेबिया देश भेजा जाता था। ठीक है, अब कैरेबिया देश क्यों भेजा जाता बताइएगा? तो औपनिवेशिक शासन के दौरान जो है बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया जाता था, जिसके बाद जो है गिरमिटिया कहा जाता था। जो यहाँ एक जगह से दूसरे जगह जाते थे मजदूरी करने के लिए, तो उसे गिरमिटिया के रूप में कहा जाता था। और भी है जो कि हम बाद में जानकारी करेंगे, जो कि मॉक टेस्ट है। 73 है, 18वीं सदी के अंत के दशकों में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपरोक्त में से सत्य कथन बताना है। तो बताइए। तो देखिए, इस समय ब्रिटेन में आबादी तेजी से बढ़ने पर भोजन की मांग तीव्र गति से बढ़ गई, तो ये बात तो सही है। ठीक है, उद्योगों के विकास ने कृषि उत्पादों की मांग जो है बढ़ा दी, तो सही बात है। उद्योगों का विकास में कृषि उत्पादों का मांग बढ़ा दिया था, तो ये भी सत्य है। तो 1 और 2 सत्य है और कोई नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने बड़े भूमि स्वामियों को दबाव में मक्का के आयात पर पाबंदी और मार्शल लॉ के तहत लगा दी थी। क्या बात, ये सत्य है? तो ये गलत है। ठीक है, समझ गए? तो ये गलत है, देता हूं। ब्रिटिश सरकार ने बड़े भूस्वामी के दबाव में मक्के के आयात पर पाबंदी जो है मार्शल लॉ के तहत लगा दी थी, तो नहीं, गलत है। मार्शल लॉ नहीं, कॉर्न, ठीक है, कॉर्न लॉ के तहत किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 74 क्वेश्चन नंबर है कि औद्योगिकरण के युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो औद्योगिकरण के युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, उपरोक्त कथन में बताना है। बताइए। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें बताना है, तो इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद ही अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। क्या यह बात सत्य है? तो ये बात एकदम सत्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात ये करते हैं तो याद रखना है कि 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के दौरान याद रखना है कि इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले भी अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। समझ गए? गलत हो गया ना, असत्य। ये मतलब ये जो है आपका असत्य है। समझ गए? मतलब पहले से ही चलता था, ऐसा नहीं था कि फैक्ट्री आने के बाद होने लगा, नहीं, ऐसा था ही नहीं। ध्यान रखना है कि यूरोपों में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले भी अंतरराष्ट्रीय बाजार की बड़े पैमाने पर होती थी। और यही तो बात है, यहाँ क्या दे रहा है कि इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद, ऐसा कुछ नहीं है, पहले से चल रहा था, फैक्ट्री होने से पहले भी। तो ये तो ना एक सही है ना दो। अब दो कैसे सही नहीं है, चलिए बताते हैं। इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद के चरण को बहुत सारे इतिहासकारों औद्योगिकरण का नाम दिया। क्या ये बात सत्य है? तो ये भी बात गलत है। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिक के इस चरण को आदि औद्योगिकरण का नाम दिया था। ठीक है, मतलब बहुत सारे इतिहासकार जो हैं आदि औद्योगिकरण का नाम दिया था।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी ये देखना है कि उत्पादन फैक्ट्री में नहीं होता था, बार-बार बोला जा रहा है। तो ये याद रखिएगा, यूरोप और इंग्लैंड की फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद की बात नहीं है। ये दिया जाता था, बहुत सारे इतिहासकार दिए थे, लेकिन पहले ही दिए थे, पहले से देते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए 75 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं तो औद्योगिकरण के युग में यूरोप में गिल्ड था। क्या था गिल्ड? बताइए। औद्योगिकरण के युग में यूरोप में गिल्ड था। क्या गिल्ड था? 75 का आंसर का जवाब दीजिए। तो उत्पादकों का संगठन था। क्या था? उत्पादकों का संगठन था, जो ऑप्शन नंबर ए है। आगे चलेंगे। 76 क्वेश्चन नंबर है, निम्न कथनों पर विचार करना है, उपरोक्त में से कथन सत्य कौन सा है? बताइए। तो पहला पढ़ते हैं, सूती उद्योग और रेल निर्माण उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे, जो कि 1840 के दशक में हुआ था। क्या ये बात सत्य है? तो नहीं, ये बात सत्य नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि सूती और कपास उद्योग जो है, यहाँ पे रेल निर्माण की जगह पे कपास उद्योग होता तो सही माना जाता। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रिटेन का कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा जो है उद्योग बन चुका था। तो हाँ, ये बात सही है। देखिए, यहाँ पे अगर कपास की जगह पे सूती उद्योग और कपास उद्योग दोनों होता तो भी सही होता। ध्यान रखना है, तो दो जो है सत्य है, तो केवल दो ही सत्य है, पहला गलत है, क्योंकि रेल निर्माण का उद्योग का बात नहीं कहा गया है। ठीक है, रेल निर्माण कब हुआ था बताइए? तो 1800 में हुआ था, लेकिन कब बताइएगा? 77 प्रश्न की बात करते हैं, तो 19वीं सदी के मध्य में यूरोप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो निम्न कथन पर विचार करना और कथन सत्य बताना है। समझ गए? तो बताइए इसमें क्या होगा? तो चलिए पढ़ते हैं। ये भी क्लास 10 का है, चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 88 है। तो इस समय लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थी। क्या बात सत्य है? तो हाँ, ये बात सत्य है, इसमें कोई अंगुली नहीं उठा सकता। 19वीं सदी की बात हो रही है। 1830 के दशक में आई आर्थिक मंदी जैसे दौरों में बेरोजगारी की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 10 से 20% तक आ गई थी। क्या ये बात है? सही है। तो याद रखिएगा, 10-20 ही नहीं, 35 से 75% आ चुका था। तो यहाँ पे तो गलत हो गया ना, 10 से 20 नहीं, 35 से 75 था। याद रखिएगा, इतनी बेरोजगारी हो गई थी। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। चलिए, सत्य बोल रहा है। बेरोजगारी का मुख्य कारण उन उद्योग में जो है स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल भी था। उद्योग होने लगा, उसमें मानव की जगह पे मशीन काम करने लगे। तो बताइए, ये दिक्कत है कि नहीं? तो ये भी आपका जो है सत्य है, और ये 1 और 3 जो है केवल सत्य है, 2 जो है गलत है, क्योंकि ज्यादा था, 35 से 75 था। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलिए, कैसा लग रहा है मॉक टेस्ट जरूर बताइएगा। सिर्फ मॉक टेस्ट, अगर मेरी आवाज पसंद ना आए तो म्यूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर है कि उपनिवेशक औद्योगिकरण के अंतर्गत भारतीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और इसमें कथन सत्य बताना है। तो पढ़ते हैं। तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सूरत बंदरगाह से भारत खाड़ी एवं लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था, जहां से भारत द्वारा निर्यात पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में होता था। क्या ये बात सत्य है? बता सकते हैं। तो हाँ, ये बात सत्य है। भारत के पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल के हुगली के माध्यम से, याद रखिए, मध्यम बोल दिया मैंने, माध्यम से भारत दक्षिण पूर्वी एशिया बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। क्या ये बात सत्य है? तो ये बात सत्य है, सही बात है। मछलीपट्टनम और बंगाल के हुगली क्षेत्र के अगर देखें, उसके बीच में अगर देखा जाए तो मतलब दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हुआ, और उसके जो है एशियाई बंदरगाह से जुड़ा हुआ था, एकदम जुड़ा हुआ था। तो 1 और 2 दोनों सही है, इसमें कोई शक नहीं है। 79 क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में जो है मान लिया था? किस अधिवेशन में मान लिया था पूर्ण स्वराज की मांग को? बताइएगा। तो 79 का आंसर का जवाब दीजिए। बहुत अच्छे से जानते होंगे आप इसका, कांग्रेस अधिवेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है और जबरदस्त है। लाहौर अधिवेशन का नाम सुने? लाहौर अधिवेशन हुआ था ना उस समय, और लाहौर अधिवेशन हुआ था। और याद रखिएगा, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आप अच्छे से जानते हैं ना, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। ये 1929 में हुआ था। याद रखिए, 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। याद रखिएगा। चलिए 80 प्रश्न है, और हिस्ट्री का 80 प्रश्न जो आप स्पेशली हिस्ट्री वाले के लिए बोल रहा हूँ, उनके लिए ब्रिटेन वुड्स समझौता जो है किस वर्ष हुआ? बताइएगा। ब्रिटेन कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वुड्स समझौता जो है किस वर्ष हुआ, ये बता दीजिए। तो 1944 में हुआ। 81। वैश्विक अच्छे लिंग समानता और समानता के लिए गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए क्या होगा। और
कथन जो है कौन सा सही है ये बताना है। तो देखिए, इसे भारत में लॉन्च किया गया, क्या बात ये सही है? तो हाँ, एकदम सही है। लिंग समानता और समानता के लिए जो गठबंधन का बात करते हैं, तो ये जो वैश्विक जो अच्छे लिंग है, ये हमारे भारत में किया गया था, एकदम सही है, तो एक सही है। गठबंधन वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने, ज्ञान साझा करने और महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्गमों या उद्यमों के निवेश करने पर जोर दिया या जोर देते थे। क्या सत्य है? तो हाँ, ये सत्य है, दोनों सत्य है। वैश्विक आर्थिक मंच जिसे डब्ल्यूईएफ गठबंधन का नेटवर्क भागीदार है, तो हाँ, एकदम सही बात है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है, समझ गए? तो ये फर्स्ट चल रहा है इसलिए क्योंकि ये 20 नंबर है, क्योंकि मैं बाद में एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा इसका 30 नंबर, जिसको कि निकालना बहुत जरूरी होता है। 30 में से 20 नंबर 25 नंबर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 30 नंबर में 20 नंबर या 25 नंबर ले आते हैं तो आपका रिजल्ट होने का चांस रहता है, अपना सब्जेक्ट को छोड़कर, तो वो करवाऊंगा। 82 क्वेश्चन नंबर है कि मत्स्य पालन समिति जिसे COFI निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की सहायक संस्था के रूप में कार्य करती है? बता सकते हैं। और जल्द ही 1 to 5 के लिए भी मॉक टेस्ट लाने जा रहा हूं, तो तैयार हो जाइए देखने के लिए। बताइएगा, मत्स्य पालन समिति जिसे शॉर्ट फॉर्म में COFI बोलते हैं, बताइएगा ये जो बताइए किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की सहायक संस्था के रूप में कार्य करती है? तो ऑप्शन नंबर बी, FAO के जो है संस्था के साथ जो है काम करती है। खाद्य एवं कृषि संगठन के अंतर्गत ये डाला जाता है मत्स्य पालन समिति को, ठीक है। चलिएगा आगे बात करते हैं। 83 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 83 क्वेश्चन नंबर, बताइए क्या होगा और इसमें सही बताना है, बताइए। तो देखिए, इसमें जो है बोइंग सुकन्या कार्यक्रम मुख्य रूप से भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में कौशल विकास और रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ये बात सत्य है और यही बात जो है आपका सही है, न केवल एक ही सही है। क्यों? क्योंकि बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का उद्देश्य बोइंग भारतीय एरोस्पेस कंपनी के बीच संयुक्त उद्यम स्थापित करना भी है, नहीं ये गलत है, सिर्फ केंद्रित करने की बात करता है, ये ध्यान रखना है। चलिए 84 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 84 क्वेश्चन नंबर है कि मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बताइए, इसमें से सही बताना है। तो चलिए जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नागर शैली के बारे में बात कर रहा है, द्रविड़ शैली के बारे में नहीं बात कर रहा है, नागर शैली, सिर्फ नागर शैली। तो चलिए इसमें जानते हैं। स्तरों में उभरता हुआ घुमावदार शिखर, ठीक है, और घुमावदार शिखर जिसे गर्भगृह बोलते हैं, गर्भगृह टावर बोलते हैं, नागर शैली को अन्य भारतीय मंदिर स्थापत्य शैलियों से अलग करता है। क्या ये बात सत्य है? बता सकते हैं। तो एकदम बात सत्य है, क्योंकि ये थोड़ा सा गर्भगृह टावर है, याद रखिएगा, घुमावदार शिखर होता है उसी को कहा जाता है, और ये नागर शैली से है क्योंकि मंदिर स्थापित शैलियों को अलग करता है नागर शैली, याद रखिएगा। तो ये सही है। और ये किस क्षेत्र में होता है ये जरूर बताइएगा, ठीक है ना, नागर शैली। चलिए आगे चलते हैं और देखिए, नागर जो मंदिरों पर आमतौर पर बड़े पैमाने पर भित्ति चित्र और पेंटिंग पाए जाते हैं, नहीं, नागर शैली पे ऐसा नहीं पाया जाता है, ये गलत है, ठीक है। चालुक्य वंश के शासन के दौरान वास्तुकला की नागर शैली अपने चरम पर पहुंच गई, नहीं, ये नागर शैली जो है उस समय वो जो बस अगर चालुक्य की बात करें तो साउथ इंडिया तरफ है, तो ये नहीं ध्यान देते थे, ये ध्यान रखिएगा, बाद में बताते हैं आपको। नागर शैलियों में गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचा शिखर के नीचे स्थित होता था। सही बात है, अगर नागर शैली आप देखिएगा, मान लीजिए इधर मंदिर है, आपको मिल जाएगा उत्तर क्षेत्र में, तो आप जाइएगा ना तो वहां पे देखिएगा मंदिर है, एकदम गर्भगृह, एकदम शिखर जहाँ पे उसके नीचे आपको शंकर जी का स्थापित है, भगवान का गर्भगृह है, विष्णु जी का, तो दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये जो है आपका 1 और 4 ही सही है और 2 गलत हैं। तो 1 और 4 जो है आपका सही है, याद रखिएगा। अब इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो देखिए ध्यान रखना होगा, क्या रखना होगा, ध्यान रखिएगा। नागर शैली को अन्य भारतीय मंदिर स्थापित शैली से अलग करता है। क्यों करता है? बात ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए द्रविड़ शैली जो है वो एक तरह से विमान के रूप में दिखता है, विमान रूप मतलब पिरामिडी शिखर के रूप में बनाया जाता है वो, ठीक है। लेकिन नागर शैली जो है वो हमेशा जो है जहाँ पे गर्भगृह है ना, उसके सबसे ऊंचे शिखर उसी जगह दिखेगा जब जहाँ पे स्थापित है, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि ये जो है चालुक्य लोग नहीं किए थे, ठीक है, चालुक्य लोग का नाम नहीं आता है, गुप्त राजवंश का नाम आता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे चालुक्य की जगह पे गुप्त वंश होता है, गुप्त राजवंश होते तो सही होता, क्योंकि गुप्त वंश जो है नागर शैली से संबंध रखते हैं। क्लियर हो गए? चलिए आगे चलते हैं, फास्ट कर रहे हैं। 85 क्वेश्चन है चंदका दमपारा वन्य जीव अभ्यारण्य, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन और नया करंट अफेयर है, इसलिए जरूर ध्यान रखिएगा। तो चंदका दमपारा वन्य जीव अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है बताइए कौन सा कथन सत्य है, बताइएगा, नीचे दिए गए कौन सा सही है ये बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा,
कि यह पूर्वी घाट के उत्तरी पूर्वी छोर पर स्थित है, तो ये बात सत्य है। ठीक है, चंदका दंपारा जो वन्यजीव अभयारण्य है, ये उत्तरी पूर्व मतलब उड़ीसा क्षेत्र में, याद रखिए उड़ीसा, याद रखिए उड़ीसा को भी खुर्दा और कटक जिले के पूर्वी घाट में जो है स्थित है। याद रखिए वो भी उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, उड़ीसा के भी उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो उड़ीसा ध्यान रखिएगा, ये मैंने बता दिया, तो ये सत्य है। तो एक तो आपका सत्य हो गया, तो ये काट दीजिए, ये काट दीजिए। चलिए और जानते हैं, यह अभयारण्य जो है ओलिव रिडेल कछुआ की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। क्या ये बात सत्य है? ठीक है, बताइए क्या ये बात सत्य है? तो ध्यान रखना है, ये जो वन्यजीव है तो ये गलत है, आप यहाँ ध्यान रखिएगा। तो ये भी दूसरा गलत है, और भी डिटेल बताएंगे बाद में। मूसी नदी अभयारण्य से होकर बहती है। क्या ये बात सत्य है? नहीं, ये भी गलत है। और चलिए अब ये जो है आपका सही है, क्या सही है बता देते हैं। चौथा सही कैसे है? तो ये भी गलत है आपका, ये भी गलत है। चौथा कैसे सही है? डोंगरिया कोंद आदिवासी जो हैं, समुदाय जो हैं, चंदका दंपारा वन्यजीव अभयारण्य से जुड़े हुए हैं। तो डोंगरिया जो हैं, कोंद आदिवासी कहिए, जनजाति कहिए, कह सकते हैं, ये जुड़े हुए हैं चंदका दंपारा से। तो आपका जो है डी आंसर जो है सही है। 1 और 4 जो है सही है। कछुआ है, ये नहीं है। समझ गए? डायरेक्ट बात है कि नहीं है ऐसे कछुए। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं। और ये जो है हिरन, सांभर, चीतीदार हिरन की बात होता है, ये सब जो है आपको वहां मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कछुआ की बात नहीं करता है, तो ये गलत है। ठीक है, क्लियर हो गया? इस 6 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली मुख्य रूप से केरल के जो है गुरुवयूर मंदिर में देखी जाती है? बताइएगा, गुरुवयूर मंदिर में देखी जाती है, ये बताएंगे। 86 तो द्रविड़ शैली में ये देखा जाता है। अब बहुत अच्छे से जानते हैं, केरल जैसे ही आए द्रविड़ शैली लगा दीजिए, साउथ इंडिया की तरफ का नाम कोई भी आए तो लगा दीजिए। 87 भूमि प्रबंधन के संदर्भ में व्यापक और सूचित निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली सबसे प्रभावी मानी जाती है? कौन माना जाता है ये बताइए। 87 का तो ऑप्शन नंबर ए भौगोलिक सूचना प्रणाली मानी जाती है, जिसे GIS बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं 88 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। और बताइए 88 क्वेश्चन नंबर क्या है कि हाल ही में इसरो द्वारा विकसित डिस्ट्रेस अल्टर ट्रांसमीटर, जिसे 2.0 बोलते हैं, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूरा करता है? कौन से उद्देश्य को पूरा करता है? तो ऑप्शन नंबर ए यह मछली पकड़ने वाली नौकाओं से आपातकालीन संदेश भेजता है। क्लियर हो गए? चलिए 89 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है, इसमें सही बताना है। तो आगे तो पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ते हैं। तो देखिए, चौथी औद्योगिक क्रांति कृत्रिम मतलब मानव द्वारा बनाया गया कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे AI बोलते हैं, AI, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसे IoT बोलते हैं, और बड़े डेटा जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के माध्यम से पारंपरिक उद्योगों को जो है उद्योगों का चल रहा परिवर्तन है। क्या ये बात सत्य है? क्या ये बात सत्य है? तो एकदम बात जो है आपका सत्य है। 89 का 1 है। विश्व बैंक द्वारा चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र जो है C4IR की स्थापना की है। क्या बात ये है? इसी का शॉर्ट फॉर्म है। विश्व बैंक द्वारा जो चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र है, क्या स्थापना की गई है? क्या बात सत्य है? तो नहीं, गलत है। तो केवल एक सही है। अब 90 प्रश्न है और खत्म करना है मुझे, क्योंकि ये सब जो है स्पेशली इसको पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा तभी समझ में आएगा करंट अफेयर। समझ गए? ऐसे पढ़ाते तो रहा हूँ क्योंकि मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ, लेकिन रियल में ये ऐसे पढ़ाने का तरीका तो नहीं है, हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन हमको मॉक टेस्ट खत्म करना था, इसलिए कर रहा हूँ। जब करंट अफेयर का जब मॉक टेस्ट लाने जा रहा हूँ, नया बुक एक प्रकाशित किया हूँ मैं, अगर वो पसंद आपको आएगा तो आप बोलिएगा, वो बुक का हम लिंक आपको शेयर कर देंगे। 90 प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? बताइए। तो देखिए, पहला कथन है और दूसरा कथन है। देखिए, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में पिछले दशक मतलब 2012 से 22 तक के बात हो रहा है, ठीक है, कि पूर्वोत्तर मानसून की बारिश में 10% से अधिक की वृद्धि हुई। क्या बात ये सत्य है? बताइएगा, क्या ये बात सत्य है? बताएंगे। तो कथन एक तो है, ठीक है, कथन एक मानते हैं, कथन एक जो है आपका है, और कथन दो, दोनों जो है आप देखते हैं सही माना जाएगा, जो कि ए आंसर आपका सही है। अब जानते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून के महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में कम दबाव वाली प्रणालियां और अब दबाव अधिक बार बनते देखे गए हैं। क्या ये बात सही है? तो कथन दोनों सही है, लेकिन कथन एक का सही व्याख्या है, ये जान लीजिए। कथन दो जो है एक का सही व्याख्या करता है, जो कि हम बाद में इसके बारे में सही में करेंगे। आगे चलते हैं। 91 क्वेश्चन, भारत और फ्रांस संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? याद रखिएगा, बीपीएससी ये नहीं कि आज का करंट अफेयर पढ़े तो आज ही करेगा, नहीं,
कभी भी दे सकता है, ये ध्यान रखना है। नीचे दिए गए उपयोग को सही उत्तर चुनना है, बताना है, मतलब नीचे दिए गए कोड का उपयोग करें और सही उत्तर चुनें, यही कहने का मतलब है। तो चलिए देखिए, मालवार की बात करते हैं। तो मालवार भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच प्रमुख द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। नहीं, ये गलत है। मालवार अभ्यास में भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के नौसेना शामिल है। इसमें फ्रांस का कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर हो गए? तो ये तो एक गलत हो गया। वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के विकास और तैनाती को बढ़ावा देने के लिए 2015 भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन शुरू किया गया। बताइए, क्या ये शुरू किया गया? ये सत्य है? तो हाँ, एकदम सत्य है, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों देशों के अवैध, असूचित, अनियमित मछली पकड़ने में सहयोग किया। क्या ये बात सत्य है? तो हाँ, ये भी बात सत्य है। तो 2 और 3 सही है, एक गलत है। तो 2 और 3 जहां सही होगा वो सही होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं और 92 क्वेश्चन नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर का जवाब दीजिए कि वाहन निकास से निकलने वाली निम्नलिखित गैसों में से कौन सी मुख्य रूप से जमीनी स्तर पर ओजोन और धुएं के निर्माण में योगदान करती है? कौन करता है, ये बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सटीक जवाब है। ये जवाब आपको देना चाहिए, हमें लगता है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हमें लगता है। बताइए। तो हाँ, बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। 93 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण से गिद्ध को पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए एक संकेतक प्रजाति माना जाता है? बताइएगा। एक संकेतक प्रजाति माना जाता है, बताइएगा। बताएंगे। तो 93 का आंसर इसलिए क्योंकि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। उनकी उपस्थिति एक संतुलित खाद्य जाल को प्रतीक है, क्योंकि एक संतुलित खाद्य का प्रतीक माना गया है। समझ गए? गिद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 94 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 94 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित में से किस नदी का वर्णन ऊपर दिया गया है? चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यह सिंधु नदी के बाएं किनारों की सहायक नदी है। क्या यह बात सत्य है? बता सकते हैं। ठीक है। यह पूरी तरह से भारत का लद्दाख में बहती है। देखिए, यह सिंधु नदी के बाएं किनारे के सहायक नदी है। कौन सा नदी है ये याद कीजिए, बताइए। इस 4 ऑप्शन में बताना है। यह पूरी तरह से भारत के लद्दाख में बहती है। ये सब बताया जा रहा है कि कौन से नदी से संबंध रखता है। डोडा और त्यार। ठीक है, डोडा और तसराप, लिंगित, चू नाम ही है, लुंगनाक नदी, इसकी 2 सहायक नदी है। कौन है? अब बताइए। तीनों को पढ़ने के बाद कौन सी नदी के याद आ रहा है? जांस्कर नदी। जांस्कर नदी भी बोलते हैं, जांस्कर नदी भी बोलते हैं। 95 क्वेश्चन नंबर है कि संसद सदस्य, ठीक है, 95 क्वेश्चन नंबर ध्यान से सुनिएगा। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म देखिए। पहला पढ़ते हैं MPLAD। ठीक है, जो कि इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, योजना के तहत धनराशि का उपयोग केवल सरकार द्वारा सूचीबद्ध विशिष्ट परियोजना के लिए किया जा सकता है। क्या यह बात सत्य है? बताइएगा। इसमें से सत्य बताना है 95 का। तो याद रखिएगा, ये बात जो है गलत है। क्यों गलत है, बाद में बात करेंगे। ई साक्षी मोबाइल ऐप का, ठीक है, ई साक्षी मोबाइल ऐप का लक्ष्य पूरे MPLADS फंड आवंटन चक्र को पकड़ना और योजना की निगरानी में अधिक सुविधा और पहुंचाना प्रदान करना है। क्या मतलब यही है? क्या ये सत्य है? पहुंचाना मतलब सुविधा पहुंचाना या प्रदान करना, बताइए क्या ये सच है? तो 2 ही तो सत्य है। ठीक है, जो कि आपका केवल 2 आपका सत्य है, जो है इसमें बताया नहीं गया है। ठीक है, तो ये आपका धनराशि का उपयोग सिर्फ केवल धनराशि के लिए, तो ये बात तो नहीं है ना, उसकी भलाई के लिए भी तो देखा जा रहा है। तो यहाँ धनराशि की तो संपत्ति की तो बात हो ही रही है, लेकिन और भी तो है इसमें सम्मिलित, जो कि नहीं बताया, तो ये गलत है। चलिए 96 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 96 क्वेश्चन नंबर है कि भारतीय स्पर्धा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो पहला आगे पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसे खत्म करते हैं। CCI का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उसे कायम रखना। क्या ये बात सत्य है? तो हाँ, ये बात सत्य है, ये किया गया है। आगे चलिए, आगे जानते हैं। ऊपर कर देता हूं मैं। यहाँ पे दूसरा देखिए कि CCI में विभिन्न उद्योग निकायों के प्रतिनिधि शामिल हैं। नहीं, ये गलत बात है। इसके पास जो है जांच करना और बाजार में हेराफेरी के सबूत इकट्ठा करने का अधिकार है। तो हाँ, ये बात सत्य है। तो 1 और 3 जो है सत्य है और जो है गलत है। ठीक है, 96 खत्म हो गए। 97 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ में
विकास से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने का केंद्रित है? बताइएगा कौन है, बता सकते हैं? तो याद रखिएगा 97 का डी है, याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे यूएनडीपी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गए। चलिए 98 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। तो किस राज्य में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांसा की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो कहां किया गया है 125 फीट कांसा का, बताइएगा। तो आप बता सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में किया गया है। क्लियर हो गए, आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे चलते हैं। 99 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस शहर में 8 अमृत परियोजना का शुभारंभ किया है? बताएंगे। तो याद रखिएगा, ये बताएंगे कहां, महाराष्ट्र के कौन से क्षेत्र में? तो सोलापुर का नाम सुने होंगे, उसी जगह पे। 100वां प्रश्न की बात करते हैं, और भी बातें बाद में करेंगे इस पे चर्चा। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संचालित की जाएगी, ये बताइए। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, सरयू नदी में। ये क्लियर हो गए। तो देखिए ये मॉक टेस्ट था, इसलिए मॉक टेस्ट, और एक लास्ट चैप्टर और बचा है प्रैक्टिस सेट हिस्ट्री का चौथा। उसके बाद मैं पॉलिटिकल का चलूंगा, फिर ज्योग्राफी का, उसके बाद साइंस का 4 प्रैक्टिस चलूंगा, जो कि बीपीएससी आधारित थी। इसी तरह का क्वेश्चन होगा। तो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे।